क्या कभी ध्यान दिया है कि आजकल दुनिया भर में शादी की औसत उम्र अपने सबसे ऊंचे स्तर पर क्यों पहुंच गई है? मतलब हिस्टोरिकली शादियों में इतनी डिले कभी नहीं देखी गई। ये एक ऐसा गहरा सवाल है जो हर जगह समाजशास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों और आम लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। तो आइए इस ग्लोबल शिफ्ट की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर शादी की टाइमिंग इतनी तेजी से क्यों बदल रही है। आज के इस विश्लेषण में हम डिलेड अडल्टहुड यानी देर से आने वाले वयस्कपन के इस ग्लोबल ट्रेंड को डीपली समझेंगे। हम उन सामाजिक, आर्थिक और जैविक सच्चाइयों पर गौर करेंगे जो इस आधुनिक बदलाव को दिशा दे रहे हैं। असल में ये सदियों पुराने एक इंस्टीट्यूशन में आया एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। आज इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को समझने के लिए रोड मैप बिल्कुल साफ है। पहला, हम द कैपस्टोन मैरिज मॉडल को समझेंगे। दूसरा, नेविगेटिंग द वेटहुड लिम्बो पर चर्चा करेंगे। तीसरा, शादी पोस्टपोन करने के फायदे यानी द पर्क्स ऑफ पोस्टपोनिंग पर नजर डालेंगे। और आखिर में इसके बायोलॉजिकल एंड सोशल कॉस्ट्स को भी डीपली एनालाइज करेंगे। तो चलिए सीधे अपने पहले मुख्य सोशियोलॉजिकल फ्रेमवर्क की तरफ बढ़ते हैं। पहला सेक्शन, द कैपस्टोन मैरिज मॉडल यानी फाउंडेशन से फिनिश लाइन तक का सफर। देखिए, शादी का नजरिया अब ड्रामेटिकली बदल चुका है। पहले क्या होता था? एक कॉर्नरस्टोन मॉडल था। लोग अपनी अर्ली 20s में शादी कर लेते थे और एक साथ अपनी जिंदगी और फाइनेंसेस शुरू से बनाते थे। इसमें एक शेयर्ड वी आइडेंटिटी यानी हम की पहचान बनती थी। लेकिन आज का आधुनिक कैपस्टोन मॉडल इससे बिल्कुल अलग है। अब शादी लगभग 30 की उम्र के आसपास होती है। इसे एक क्राउनिंग अचीवमेंट यानी स्टेटस सिंबल माना जाने लगा है। इस नए मॉडल में दो पहले से स्थापित आई आइडेंटिटीज यानी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट लोग आपस में जुड़ते हैं। ये एक तरह से फाउंडेशन से सीधा फिनिश लाइन तक का बहुत बड़ा शिफ्ट है। शादी के इस विकास को थोड़ा हिस्ट्री के चश्मे से देखते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में शादी एक इंस्टीट्यूशनल जरूरत थी जो पूरी तरह से आर्थिक सर्वाइवल और ड्यूटी पर आधारित थी। फिर 1950s आते आते ये कंपेनियनेट बन गई। हाँ, जेंडर रोल सख्त थे लेकिन फोकस दोस्ती पर आ गया था। उसके बाद 1960s का इंडिविजुअलाइज्ड दौर आया जहां पूरा फोकस पर्सनल एक्सप्रेशन और सेल्फ डेवलपमेंट पर शिफ्ट हो गया। और आज हम उस कैपस्टोन एरा में हैं जहां एजुकेशन और करियर जैसे बाकी सभी बड़े माइलस्टोन्स अचीव करने के बाद शादी को एक प्रेस्टीज मार्कर की तरह देखा जाता है। इस पूरे बदलाव को ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन के रिचर्ड रीव्स का ये कोट बहुत ब्रिलियंटली समझाता है। शादी को अब विकास में टिक किए जाने वाले आखिरी बॉक्स के रूप में देखा जाता है, न कि अन्य विकासात्मक बॉक्स को प्राप्त करने के माध्यम के रूप में। और सच में ये स्टेटमेंट मिलेनियल्स और आने वाली जनरेशन्स के नए पर्सपेक्टिव को एकदम परफेक्टली एक्सप्लेन करता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर। दूसरा सेक्शन, नेविगेटिंग द वेटहुड लिम्बो यानी यूथ और अडल्टहुड के बीच का वो लंबा इंतजार। इस ग्लोबल शिफ्ट ने जिंदगी का एक नया ही फेज पैदा कर दिया है। इसे समझने के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सोशियोलॉजिकल टर्म है, वेटहुड। ये शब्द वेट और अडल्टहुड को मिलाकर बना है। ये एक ऐसा बीच का या लिमिनल फेज है जहां एक इंसान बायोलॉजिकली तो पूरी तरह मैच्योर हो जाता है, लेकिन देर से शादी होने के कारण उसे सामाजिक रूप से अडल्ट होने की मान्यता अभी तक नहीं मिलती। एक तरह से ये आधुनिक सिंगलहुड की एक बिल्कुल नई और कॉम्प्लेक्स रियलिटी है। तो लोग वेट क्यों कर रहे हैं? असल में वेटहुड सिर्फ एक आम चुनाव नहीं है। ये पैसा, कल्चर और एम्बिशन का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिक्स है। स्ट्रक्चरल फोर्सेस को देखें तो आर्थिक दबाव, बढ़ती हाउसिंग कॉस्ट्स और जॉब इंस्टेबिलिटी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। पर्सनल लेवल पर लोग हायर एजुकेशन, सेल्फ एक्सप्लोरेशन और करियर गोल्स की वजह से इंतजार करना चाहते हैं। और हाँ, कल्चरल फोर्सेस भी हैं, जैसे शिफ्टिंग नॉर्म्स, फैमिली का प्रेशर या फिर पुरानी पैट्रियार्कल एक्सपेक्टेशंस को अवॉइड करने की कोशिश करना। इन सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को एक रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं। इंडोनेशिया की एफआर का केस सामने आता है। वो एक 29 साल की मीडिया वर्कर हैं जिन्होंने अपनी शादी इसलिए टाल दी क्योंकि वो अपने माता पिता और भाई बहनों के लिए एक लौते प्राइमरी ब्रेड विनर हैं। ये एग्जाम्पल वेटहुड के उन इकोनॉमिक और स्ट्रक्चरल प्रेशर्स को एक बिल्कुल ह्यूमन पर्सपेक्टिव देता है जिसका सामना आज लाखों लोग कर रहे हैं। और सिर्फ आर्थिक मजबूरियां ही नहीं हैं। एक 29 साल के एंटरप्रेन्योर समीर का ये कोट इस नए प्रैग्मैटिक और इंटेंशनल माइंडसेट को बहुत अच्छे से दर्शाता है। वो कहते हैं,
मैं नहीं चाहता कि शादी मुझे बचाए या मुझ पर पाबंदी लगाए। मैं चाहता हूं कि ये मुझसे मेरे स्तर पर आकर मिले। ये सोच ऑटोनॉमी और एक इक्वल पार्टनरशिप की तलाश को सीधे तौर पर हाईलाइट करती है। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। तीसरा सेक्शन द पर्क्स ऑफ पोस्टपोनिंग, जहां हम पर्सनल ग्रोथ और फाइनेंशियल गेन्स को देखेंगे। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, $18,000। डेटा साफ रूप से बताता है कि कॉलेज एजुकेटेड महिलाएं जो अपनी 30 की उम्र में शादी करती हैं, उन्हें उन महिलाओं की तुलना में जो 20 साल से पहले शादी करती हैं, मिड 30s तक आते आते हर साल लगभग $18,000 की आय का आर्थिक लाभ होता है। ये वाकई एक बहुत बड़ा इनकम एडवांटेज है। तो बात साफ है, देर से शादी करने के कई क्लियर और पॉजिटिव आउटकम्स हैं। शादी देर से करने पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ती है और टोटल हाउस होल्ड इनकम ज्यादा होती है। एक और दिलचस्प बात, जिन लोगों ने अपनी शादी ऑन टाइम या देर से की, उनमें मिड लाइफ डिप्रेशन का रिस्क काफी कम पाया गया। लोग लंबे वक्त तक सिंगल रहने की वजह से स्ट्रेस के तहत ज्यादा मैच्योर और टॉलरेंट बन जाते हैं। और सबसे बड़ा फायदा, उन्हें अपनी हायर एजुकेशन पूरी करने और एक सॉलिड करियर एस्टैब्लिश करने का पूरा वक्त मिलता है। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, चौथा सेक्शन बायोलॉजिकल एंड सोसाइटल कॉस्ट्स। आइए इंतजार की असलियत और इसके रिस्क्स को भी समझते हैं। जहां एक तरफ फायदे हैं, वहीं इस मॉडर्न कैपस्टोन मॉडल में कुछ इंजीनियरिंग फ्लॉज भी हैं। पहला फ्लॉ है पैराडॉक्सिकल प्रेपरेशन। लंबा सिंगलहुड कई बार सीरियल कोहैबिटेशन और रिलेशनशिप बैगेज बढ़ा देता है, जिससे आगे चलकर मैरिटल प्रॉस्पेक्ट्स पर असर पड़ता है। फिर आता है द ग्रेट क्रॉसओवर। आज पहले बच्चे के जन्म की औसत उम्र पहली शादी की औसत उम्र से नीचे गिर चुकी है। तीसरा पॉइंट है मैरिज फॉरगॉन। कैपस्टोन मॉडल की आर्थिक डिमांड्स इतनी हाई हैं कि कई लोगों के लिए शादी एक इनएक्सेसिबल लग्जरी बन चुकी है। और चौथा है सेटल्ड सेल्फ। जब दो लोग लंबे समय तक इंडिपेंडेंट रहकर अपनी आदतों में पूरी तरह ढल चुके होते हैं, तो आपस में जुड़ने पर फ्रिक्शन यानी टकराव पैदा होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। अब यहाँ एक ऐसा सवाल सामने आता है जो सोसाइटी की एक बहुत आम गलतफहमी को चुनौती देता है। क्या बायोलॉजिकल क्लॉक की टिक टिक सिर्फ महिलाओं के लिए होती है? आइए एडवांस्ड पैटर्नल एज यानी पिता बनने की बढ़ती उम्र की बायोलॉजिकल रियलिटीज को थोड़ा करीब से देखते हैं। प्लॉस मेडिसिन में छपा ये रिसर्च आर्टिकल इस बात पर सीधा रोशनी डालता है। साइंटिफिक स्टडीज दिखाती हैं कि डेवलप्ड दुनिया में माता और पिता दोनों की ही औसत उम्र लगातार बढ़ रही है। और रिसर्च डायरेक्टली ये दर्शाती है कि इंक्रीजिंग पैटर्नल एज का बच्चे की हेल्थ और इंटेलिजेंस पर अलग-अलग तरह का प्रभाव पड़ता है। डेटा बिल्कुल साफ बताता है कि ओल्डर फादर्स को अपने बच्चों की हेल्थ और डेवलपमेंट के रिगार्ड में कुछ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल रिस्क्स का सामना करना पड़ता है। इन रिस्क्स में इम्पेयर्ड न्यूरोकॉग्निटिव आउटकम्स, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होने के बढ़ते चांसेस और स्किज़ोफ्रेनिया शामिल हैं। उदाहरण के तौर पर रिसर्च बताती है कि 40 साल से ऊपर के पिताओं के बच्चों में ऑटिज्म की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। असल में उम्र के साथ जेनेटिक म्यूटेशंस बढ़ते हैं जो इन हेल्थ रिस्क्स का मुख्य कारण बनते हैं। तो इस सबके ब्रॉडर सोसाइटल इम्पैक्ट्स यानी रिपल इफेक्ट्स क्या हैं? पहली बात तो ये एक जैविक सच्चाई है कि महिलाओं में लेट 20s के बाद फर्टिलिटी काफी तेजी से गिरती है, जिससे उनकी चाइल्ड बेयरिंग विंडो छोटी हो जाती है। बच्चे पैदा करने में देरी ग्लोबल बर्थ रेट्स में आ रही भारी गिरावट का एक बहुत बड़ा कारण बन रही है। एक और पॉइंट जो सामने आता है वो है जेनरेशन गैप। जब बहुत ओल्डर पेरेंट्स और उनके बच्चों की उम्र में एक लंबा गैप होता है, तो नेचुरल सी बात है कि कम्युनिकेशन और समझ में फ्रिक्शन पैदा हो सकता है। इन सभी पहलुओं को समझने के बाद इस विश्लेषण को एक आखिरी सोच विचार वाले सवाल के साथ कंक्लूड करते हैं। वो समाज आखिर कैसा दिखता है जहां शादी एक यूनिवर्सल फाउंडेशन से बदलकर एक एक्सक्लूसिव लग्जरी गुड बन जाती है? इन बदलते नियम और नॉर्म्स का आने वाली जनरेशन्स और हमारे समाज शास्त्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये सच में आने वाले समय का एक बहुत बड़ा और दिलचस्प विषय है। आज की इस चर्चा में जुड़ने और इस डीप सोशियोलॉजिकल शिफ्ट को समझने के लिए धन्यवाद।